पानी तो है ही ना। साथियों नमस्कार, मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA परिवार में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सके। और एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है, हाँ या ना। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो आज इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, देश की तरक्की होती रहे, आपके माँ बाप खुश रहे, हमारा देश खुश रहे, बस यही तो हमें चाहिए। हाँ भाई, अरे बोलिए फटाफट से। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है? जल्दी से बताएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने आज के टॉपिक की बात करेंगे। आज का सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज आपको काफी सारी चीजें यहां पर सीखने को मिल जाएंगी। बोलिए, सब कुछ ठीक चल रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। स्टार्ट कर देते हैं अपने आज के सेशन को, ठीक है जी। हाँ जी, एक बार कमेंट्स एक बार सबकी देख लेता हूं मैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिए। चलिए, कल हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझा था, लेकिन अभी तक मैंने आपको एक आध क्वेश्चन भी ऐसा नहीं करवाया कि जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिए, मैं पहले आज की प्रश्नोत्तरी क्विज की बात करूंगा। इस क्विज में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको एक बार देखिएगा, आंसर करिएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे आज के टॉपिक की तरफ। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आराम से समझिए और सभी बातों का मुझे आंसर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। बताइएगा, प्रक्षेत्र पर उगाए गए सभी सुसस्यन क्रम और उनकी कृषि संसाधनों या फिर अन्य कारकों या वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया का संबंध क्या कहलाता है? समझिएगा। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ऑल ग्रोन ऑफ ऑन अ फील्ड एंड दियर इंट्रक्शन की बात हो रही है, यहां पर रिलेशनशिप की बात हो रही है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेस अदर फैक्टर्स और एनवायरमेंट कल्ट, ठीक है ना भैया। क्या होगा? इंट्रक्शन की बात हो रही है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए है क्रॉपिंग सीक्वेंस, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप क्या लिखा है, शस्य योजना, हाँ भाई, या फिर आपका इंटरक्रॉपिंग। सोच समझकर बिल्कुल सही आंसर यहां पर मुझे दिए जा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, इसको एक बार हिंदी में जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्या यहां पर आंसर होना चाहिए, किसकी बात की जा रही है यहां पर? यानी कि जो हमारा क्षेत्र है, समझिएगा, जो हमारा एरिया है, एरिया की बात हो रही है यहां पर, और उसमें उगाए गए सभी कृषि संसाधनों का भी अनुपात हमें यहां पर ले लेना है। अन्य कारकों या फिर वातावरण के साथ उनकी जो पारस्परिक क्रिया होगी उनको हम किस नाम से जानेंगे, है भाई। देखिए, यहां पर ना एक शब्द होना चाहिए था, सिस्टम। ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में समझिएगा, क्रॉपिंग सिस्टम। मैंने आपको कल दो बातें बताई थी। जहां पर बात अनुपात की आ जाए, फसलों का अनुपात, ठीक है ना, उस क्षेत्र का अनुपात, वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा, क्रॉपिंग पैटर्न हो जाता है। वहां पर क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जहां पर अंतर क्रिया हो जाए, यानी कि इंटरेक्शन हो जाए प्यारे दोस्तों, वहां पर क्या बनता है, क्रॉपिंग सीक्वेंस, इसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। लेकिन यहां पर जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि सस्यन प्रणाली, सॉरी समझिएगा, क्या हो जाएगा, सस्यन प्रणाली हो जाएगा। कितने लोगों ने हमें सही आंसर दे दिया था, जरा बताएं एक बार। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। ऑप्शन नंबर वी वाले जितने भी ज्ञानी प्राणी हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं। प्रवीण, आशु, मोहम्मद, ठीक है ना, आशु वर्मा, योगेश, दीपक, सभी लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात यहां पर मैं करता हूं, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगली बात समझिएगा, जब किसी, एक बार इंग्लिश में पढ़िए यार क्वेश्चन को, हिंदी में थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो रहा है, क्वेश्चन आपको कठिन लग सकते हैं। When the purpose of sowing a secondary crop is increase the yield of the crop, it is called an augment crop। बिल्कुल ठीक बात है। Which of the following is an example of an augment crop? अरे यार, सिर्फ एग्जाम्पल पूछा, बहुत छोटी सी बात को कितना कठिन करके लिखा है, देखो यहां पर, है ना। छोटी सी बात को कितना कठिन करके लिख रहा है, सिर्फ ये देखो आप लोग, इन्हीं शब्दों को तो पकड़ना है। और आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट एग्जाम से थोड़ा आपको ऊपर उठना पड़ेगा, यानी कि आपका वनडे एग्जाम नहीं है ये, तो आपको जो लेवल है आपका वो आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है जी। बताइएगा यहां पर राइट आंसर क्या होगा।
देखो एग्यूमेंट क्रॉप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। गेहूं के खेत में सरसों, नहीं भैया ये नहीं होगा। एग्यूमेंट क्रॉप का मतलब जानते हो क्या होता है? जल्दी से मुझे लिखकर बताइएगा। हमने परसों और कल दोनों दिन इसकी चर्चा की है, यानी कि जब हमने फसलों का वर्गीकरण किया वहां पर हमने इसकी बात की। एक बच्चा है मोहम्मद आसिफ, उसने बिल्कुल सही आंसर दिया है हमें। अच्छा धर्मेंद्र भाई, आज आपकी पहली क्लास है तो आप कहेंगे सर बरसीम में जापानी सरसों की बुवाई। वरसीम में जापानी सरसों की बुवाई कर देंगे, दोनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आशु ने भी सही आंसर दिया है। प्रवीण यादव जी बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। और ज्यादा आप लोग क्या किया करो ना, साथ में लाइव पढ़ा करो। लाइव जब आप पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होंगी प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, समझिएगा। जब किसी फसल प्रणाली में खेत में उपस्थित फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बताइएगा। सपना सिंह, गोविंदा, सोनकर जी बताएं क्या यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा? हाँ भाई, शुभम राजवार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आंसर करिए सभी लोग। व्हेन इन अ क्रॉप सिस्टम अनदर क्रॉप इज सोन बिफोर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, द एग्जिटिंग क्रॉप इन द फील्ड वाई व्हाट नेम इस टाइप ऑफ फार्मिंग नोन एज। आप कहेंगे सर ऐसी क्रॉपिंग को हम पता है किस नाम को से जानते हैं? आप कहेंगे सर उसको तो हम रिले सस्यन कहते हैं, लेकिन रिले सस्यन का एक नाम और होता है प्यारे दोस्त जिसे हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। कितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता है? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बता दूंगा अगर आप चाहें तो, वरना अगर आपको पता है तो यहां पर राइट आंसर यही होगा। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन भाई मैंने आपसे कहा था ना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत उस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन था ये? प्रवीण भाई। थ्योरी क्लास ही होगी हमारी, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे एक बार इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा। एक एक शब्द को अच्छे से लिखा गया है और आपके लिए पीडीएफ बनाई गई है। चलिए एक बात का आंसर दीजिएगा प्यारे दोस्त। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग की अगर हम बात करते हैं, रिले क्रॉपिंग से संबंधित दो शब्द होते हैं, जानते हो कौन कौन से शब्द हैं? पहला जो शब्द है और दूसरा जो शब्द है, एक तो है पैरा कल्टीवेशन। कौन सा? पैरा कल्टीवेशन। और दूसरा है उटेरा कल्टीवेशन। ये सिर्फ अलग अलग नाम है किसके? रिले क्रॉपिंग के, ठीक है ना। रिले सस्यन जो है उसके अदर नाम है। और याद रखिएगा पैरा कल्टीवेशन इसे कहा जाता है? बिहार और वेस्ट बंगाल में रिले सस्यन को पैरा कल्टीवेशन कहा जाएगा। अगर उटेरा की बात करें तो मध्य प्रदेश में उटेरा कल्टीवेशन कहा जाता है रिले क्रॉपिंग को। रिले क्रॉपिंग को। क्या बात सभी लोग समझ पाए हैं? क्या बात है, हाँ जी, आप लोगों ने हमें बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई। बताइएगा किसी निश्चित भूमि पर एक साल में एक ही फसल को लेना निम्न में से क्या कहलाता है? इसकी शस्य चक्र सघनता सदैव 100% होती है, ठीक है ना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो इसकी होती है वो हमेशा 100% होती है। बताइएगा। देखिए जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, अगर उन लोगों ने कल वाली क्लासें नहीं ली हैं तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं ली तो आज आपको ये वाली क्लास समझ में तब आएगी जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक आपको समझ में शायद ना आए, ठीक है ना। मैं पहले ही इस बात को बोल दे रहा हूं, बाद में ये मत कहना सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं फिर से बताऊंगा कि जिन लोगों ने कल वाली क्लास ली है वही लोग आज वाली क्लास को समझ पाएंगे, ठीक है। साफ कह देना, सुखी रह लेना। यार दोस्त याद रखिएगा ऐसी क्रॉपिंग को हम क्या कहते हैं? मोनो क्रॉपिंग कहते हैं, एकल सस्यन कहते हैं। देखो जहां पर कल्चर शब्द लिखा हुआ मिले, कल्चर का मतलब जो बहुत लंबे समय से चलती हुई चली आ रही है, ठीक है ना, लंबे समय से। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट बनता है वो एक वर्ष में एक फसल को उगाने का बनता है, एक फसल। और मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है? एक वर्ष, दूसरे वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष वही खेती कर रहे हैं, धान 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 धान, गेहूं 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 गेहूं, तो वो क्या हो जाएगा? कल्चर। कल्चर का मतलब लंबा, क्रॉपिंग का मतलब सिर्फ एक साल से लिया जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए प्यारे दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
When crop are sowing in a particular pieces of land, a rotational manner so that maximum yield obtained without reducing the fertility of the land, what is called? जब एक निश्चित भूभाग पर फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार बोया जाता है कि भूमि की उर्वरता में कमी किए बिना अधिक उपज की पैदावार की जाए, उसको हम किस नाम से जानते हैं बताएं। अच्छे क्वेश्चन है समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। चलिए बढ़े और आगे की ओर। तो जिन लोगों ने हमें आंसर दिया है ना यहां पर, सर यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर 5 कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर इसी को तो हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फसल की उर्वरता खराब, मतलब भूमि की उर्वरता खराब ना हो, उत्पादन ज्यादा मिले, इसीलिए हमने क्या किया जाता है, बदल बदल कर फसलों की बुवाई कर दी जाती है। ठीक है, बदल बदल कर क्या कर देते हैं, फसलों की बुवाई कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आप लोगों को बताया था। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए पूरे 20 सेकंड का समय दूंगा और मैं चाहूंगा एक एक ज्ञानी प्राणी इसका सही आंसर मुझे दे दे। ठीक है ना। When the main crop get destroyed, यानी कि अगर मुख्य फसल खराब हो जाए, एक क्रॉप ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रैपनिंग ग्रोथ इन ग्रोन इन प्लेस, यानी कि अगर आप उसी स्थान पर कोई ऐसी क्रॉप को लगा दें जो कम समय में आपको उत्पादन दे दे, वाई व्हाट नेम इज शॉर्ट, यानी कि आपका दिस शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप नोन, उस क्रॉप को हम किस नाम से जानेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई साहब ये तो। शिवम यादव जी का आंसर आ गया है इतनी जल्दी। उन्होंने कह दिया है सर यहां पर जो आंसर होगा वो कैच क्रॉप होगा। कम समय में फसल पककर आपको उत्पादन अगर दे रही है मुख्य फसल की जगह, तो उसे हम कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। सब लोगों ने मुझे सही आंसर कह दिया है। बेटा प्रवीण तुम्हारे सारे आंसर गलत हो रहे हैं क्या? है अंशिका तुम्हारा भी आंसर गलत हो गया। रक्षक फसलें कहोगी उन्हें, है सपना, संगदीप, गौतम भाई बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। एक बार जितने भी साथी लाइव हैं सभी लोग क्या करिए, कमेंट जरूर किया करो ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे साथ कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं अपनी थ्योरी पर। चलिए हम लोग बात कर रहे थे फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली की हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पर बात कर रहे थे। अच्छा मैंने आपको बता दिया था कि क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना हमें इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां से हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। इसका जो है आज पार्ट 2 है और आज ही मैं इसको क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा। कल हमारे नए टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए प्यारे दोस्त, हम जो बात कर रहे हैं फसल सघनता की, या फिर फसल चक्र सघनता बोल देते हैं। लिखिएगा, हम अगर फसल सघनता की बात करें तो फसल सघनता से पहले आपको मैंने क्या बताया था, फसल पद्धति और फसल प्रणाली क्या होती है। अब एक बात समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। भारतवर्ष में आप लोग जानते हैं हम जो फसलों का उत्पादन लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं? 3 प्रकार से लेते हैं। रवि की सीजन में लेते हैं, आप कहेंगे सर खरीफ की सीजन में लेते हैं, और कौन सी सीजन में लेते हैं? जायद की सीजन में लेते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। हम क्या करते हैं, एक साल में रवि, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलों को उगाते हैं। यानी कि हमने क्या किया है, अपनी फसलों को विभाजित कर लिया है। अब एक बात समझिएगा, अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, कि आपने सुना होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया क्या होता है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल देते हैं, आप कहेंगे सर इसी तरीके से हम लोग फसल सघनता को निकाल देते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं ये किसी ज्ञानी प्राणी का खेत है। चलो यहां पर मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा और वो उदाहरण है डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी आइए, ये आपका खेत है और ये जो खेत है ना वो कितने का है, 10 हेक्टेयर का है। बहुत गौर से मेरी बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों,
ये जो खेत है द्विवेदी जी का, ये 10 हेक्टेयर की है। ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं इस 10 हेक्टेयर में क्या करते हैं हमारे द्विवेदी जी, रबी की फसल को उगाते हैं और खरीफ की फसल को उगाते हैं। ठीक है ना, किसकी किसकी उगाते हैं, दोबारा से लिख देता हूं, रबी की फसल को उगाते हैं और खरीफ की फसल को उगाते हैं, और ये चाहें तो ये जायद की फसल का भी उत्पादन कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, रबी का सीजन आया, क्या आया, रबी का सीजन आया। रबी के सीजन में आप लोग जानते हैं इन्होंने क्या किया, सोचा गेहूं का उत्पादन करते हैं, और इन्होंने क्या किया, गेहूं का जो उत्पादन था वो कितनी हेक्टेयर पर किया, 10 हेक्टेयर का खेत था इनका, इन्होंने 2 हेक्टेयर को छोड़ दिया था, क्योंकि हम बरसीम बो देंगे, हमारे घर में किसान भी हैं, रहने मतलब वहां पर रहना भी होगा, और कुछ सामान होगा उसको रखना होगा, साथ में जो भूसा होगा उसको रखना होगा। तो इन्होंने क्या किया कि हम पूरे पे ना उगाकर भैया 8 हेक्टेयर पर क्या कर लेते हैं, गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं। कितने हेक्टेयर पर किया इन्होंने गेहूं का उत्पादन, 8 हेक्टेयर पर किया, और 2 हेक्टेयर को क्या किया, छोड़ दिया। अगली बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, अगली बात आती है खरीफ की। अगली बात जब खरीफ की आई मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इन्होंने एक काम फिर से किया। क्या किया, इन्होंने खरीफ में क्या उगाया, धान उगाया, और कितने हेक्टेयर पर उगाया, ये भी 8 हेक्टेयर पर उगाया, 2 हेक्टेयर इसमें भी छोड़ दिया। अब आ गई जायद की ऋतु, इन्हें पता था इनके यहां पर बहुत जल्दी बरसात हो जाती है, अच्छे तरीके से जायद का उत्पादन नहीं हो पाएगा, जायद की फसल का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इसमें किसी भी फसल का उत्पादन नहीं लिया, इसमें किसी भी फसल का उत्पादन नहीं लिया। अब एक बात समझिएगा प्यारे दोस्त, इनके पास खेती कितनी है, कुल 10 हेक्टेयर, कुल खेती कितनी है इनके पास, 10 हेक्टेयर, लेकिन इन्होंने फायदा कितने हेक्टेयर का लिया है, 8 और 8 16 हेक्टेयर का, 8 हेक्टेयर ये और 8 हेक्टेयर ये, इन्होंने क्या किया, 16 हेक्टेयर का फायदा ले लिया एक ही वर्ष में। नहीं समझे मेरी बात को, 16 हेक्टेयर का इन्होंने फायदा ले लिया एक ही वर्ष में, तो 16 इन्होंने क्या कर दिया, कुल कृषि भूमि। नहीं समझे मेरी बात को प्यारे दोस्त, इसे हम क्या कह देते हैं, फिर से समझिएगा, इसे क्या कह देंगे हम, कुल कृषि भूमि कह देंगे। ठीक है, और इनके पास टोटल जो लैंड थी वो कितनी थी, आप कहेंगे गुरुजी सिर्फ 10 हेक्टेयर थी, और आप जब इसको 100 से गुणा कर देंगे आपकी क्या निकल आएगी, फसल सघनता निकल आएगी। नहीं समझ आया, जिसे जिसे समझ में आ गया हो जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। आप कहेंगे सर अगर हम आंसर की बात करें तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 160 जो आ गई वो क्या आ गई मेरे प्यारे दोस्त, फसल सघनता आ गई। अरे क्या बात समझ में आई है, बताइए हाँ या ना। प्रशांत द्विवेदी का एग्जाम्पल मैंने लिया और सबसे पहले आंसर भी उसी बंदे ने दिया है, बहुत बढ़िया। जिसे बात समझ में ना आई हो फटाफट से कमेंट में मेंशन करो, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला तो आपने अपने आप बना दिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या फॉर्मूला बनता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया इनटू 100। और जब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी भाई बोलिए। अभिनय आप कल लाइव थे, आपने कल वाली क्लास ली है भाई। चलो अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा से एक बार कोशिश करता हूं, जिन लोगों को समझ में आ गया है आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन हैं छोटे बड़े, उनको भी एक बार समझाना है। प्यारे दोस्त हम यहां पर बात कर रहे थे फसल सघनता की, और फसल सघनता को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं भारतवर्ष में रबी खरीफ और जायद 3 फसलों का उत्पादन लिया जाता है। एक व्यक्ति है एक्स मान लो या फिर वाई मान लो, उसके पास 10 हेक्टेयर का खेत था,
उसके पास कितना खेत था? 10 हेक्टेयर का खेत था। उसने क्या किया? रबी और खरीफ की दो फसलों को उगाया। रबी में उसने गेहूं उगाया, कितने हेक्टेयर पे? 10 में से 8 हेक्टेयर पे उगाया। उसने धान उगाया खरीफ में 10 में से 8 हेक्टेयर पे, 2 हेक्टेयर उसने छोड़ दिया था। तो उसने जो कुल कृषि भूमि का प्रयोग किया एक वर्ष के अंदर, 8 दूनी 16 यानी कि 16 हो गया। और उसके पास कुल कितनी भूमि थी? 10 हेक्टेयर थी। आप नीचे 10 करेंगे यानी कि कुल जो उसके पास क्षेत्र था वो 10 था। आप 100 से इसे गुणा कर देंगे, आपका आंसर प्यारे साथी निकल कर आ जाएगा। जो आंसर निकल कर आएगा वो फसल सघनता कहलाएगी। क्या अब समझ में आया है भाई? क्या अब समझ में आया है? जल्दी से बोलो बेटा। अगर अब भी समझ में ना आया तब तो फिर दिक्कत है थोड़ी सी। आप एक काम करिएगा, कल वाली मेरी क्लास ले लेना और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हम और आगे की ओर। आपके लिए पीडीएफ भी है, पीडीएफ भी मैं लेकर आया हूं। इसको समझिएगा, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया अब मैं वो आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है सर, मुझे हिंदी में बहुत दिक्कत हो जाती है। अरे भाई क्यों परेशान हो रहा है यार? ये देखना, तेरा भाई तुम्हारे लिए हिंदी भी इंग्लिश भी लेकर आया है। अब आ गया सर जी, चलो बहुत बात है, बढ़िया बात है अंशिका सोनकर। चलिए, कुल कृषि क्षेत्र क्या होता है? देखिएगा, कुल कृषि क्षेत्र यह किसी विशेष वर्ष में एक बार या फिर उससे अधिक बार बोए गए कुल का क्षेत्र दर्शाता है। अर्थात क्षेत्र को एक वर्ष में जितनी बार बोया जाता है उतनी बार गिना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने गिना 8 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर, 8 दूनी 16 हेक्टेयर हम लोगों ने गिन लिया था। बस वही बात यहां पर लिखी हुई है। इस कुल क्षेत्र को कुल फसली क्षेत्र या फिर कुल बोए गए क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भैया अंग्रेजी में आते हैं। इट्स ओन the total area sown once and or more than once in a particular year। exact date अगर हम बात करें, the area is count as the number of times it is sown in a year। वही बात लिखी हुई है भाई। this total area is known as total cropped area एंड टोटल सोन एरिया। मैंने टोटल सोन एरिया लिख दिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताएं द्विवेदी जी, बात समझ में आ गई? अभिनय, गोविंद, ठीक है। अगली बात पर आते हैं। अब हम बात करते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वही होता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। नेट सोन एरिया यह फसलों और बगीचों में के साथ बोए गए कुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र की गणना केवल एक बार, यानी कि जो टोटल लैंड होगी उसकी गणना आप कितनी बार करेंगे? सिर्फ एक बार करेंगे। ये आपकी इंग्लिश में पीडीएफ है, इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है एक बार ये समझो। क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी आप लोग बहुत आराम से निकाल देंगे, ठीक है जी। चलिए, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो परेशान मत होइएगा। फसल चक्र सघनता, इसकी बात करेंगे। फसल चक्र सघनता अलग अलग होती है और फसल सघनता अलग अलग होती है, इस बात को याद रखिएगा। फसल चक्र सघनता, ठीक है भैया। क्या बोलेंगे? क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी या फिर क्रॉप रोटेशन बोल देते हैं, ठीक है जी। याद रख पाओगे क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। ये तो बड़ी आसान है, आप जानते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको समझिएगा। फार्मूले से मैं आपको समझा दूंगा, थ्योरी लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता फिर आपको पड़ेगी ही नहीं। इसका फॉर्मूला प्यारे दोस्त होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या। फसल चक्र में
फसलों की संख्या अपॉन फसल चक्र में वर्ष की संख्या। फसल चक्र में वर्ष की संख्या और गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लेंगे क्या, इसके सिर्फ 2 उदाहरण और उनसे क्या करेंगे, चीजों को समझ लेंगे। ठीक है ना। सर ये एग्रीकल्चर में मैथ कहां से आ गई? मेरे भाई ये मैथ नहीं है। ठीक है ना। जैसे समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, हमने क्या किया, एक वर्ष में किसको किसको उगाया। चलो हम उदाहरण सबसे सरल ले लेते हैं आपके लिए, चावल और मटर का। एक वर्ष में हमने चावल को उगाया, और चावल के साथ में किसको उगा लिया, बताना जरा। आप कहेंगे सर मटर को उगा लेते हैं, या मटर को उगा लेते हैं। अब समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, चावल की अगर मैं बात करता हूं तो चावल होता है किसमें, खरीफ ऋतु में। और अगर मैं मटर की बात करता हूं तो मटर कौन सी ऋतु में होती है, रवि ऋतु में होती है। समझते जाइएगा बड़े दौर से, वरना फिर से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। गोविंद पहले जो पढ़ा रहा हूं मेरे भाई वो पढ़ ले, है ना। अपने क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, सारे यहीं पे पूछोगे, पहले पढ़ा लेने दिया करो मुझे, है ना। नहीं समझे मेरी बात को, पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको तो समझ ले भाई। कठिन क्वेश्चन बाद में कर लियो, पहले सरल कर लो, है ना। पढ़ने का एक तरीका होता है, नहीं समझे मेरी बात को। पढ़ने का एक तरीका होता है, आप तरीके से ही अलग जा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा बताओ। है मैं सोचता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा दूं, और आप मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। आपको क्या लग रहा है कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा क्या? भैया पहले जो समझा रहा हूँ उसको समझ ले मेरे भाई, बाद में सब कर लेना। क्या बताया फिर कहोगे समझ में नहीं आया। उदाहरण के लिए मैंने क्या लिया, चावल और मटर को लिया। खरीफ में होता है चावल और रवि में होता है मटर। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। आपको सिर्फ यही लिखा मिलेगा, चावल और मटर। आप कहेंगे सर फसल चक्र में फसलों की संख्या, देखो एक फसल ये हो गई और एक फसल ये हो गई, दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो 2 हमारी क्या हो गई, फसलें हो गई। ये तो हो गया फॉर्मूला। फसल चक्र में वर्षों की संख्या, चावल खरीफ में, मटर रवि में, तो वर्ष तो एक ही हुआ, बोलो हाँ या ना। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा देना है। फसल चक्र में फसलों की संख्या 2 थी, फसल चक्र में लगा वर्ष सिर्फ एक है, गुणा 100 कर दोगे, आपकी जो फसल चक्र सघनता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 200% आ जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आई है, जल्दी से बताओ बेटा। अब अगर समझ में नहीं आया तो बता दो मुझे। प्रशांत द्विवेदी बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने, 200 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़े और आगे की ओर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी लोग दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, सरल सा ही ले लेते हैं। आप मुझे बताइएगा गन्ना, गेहूं और मूंगफली। बताओ, गन्ना, गेहूं और क्या ले लोगे, नहीं 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 नहीं, आप एक काम करो ना, आ, इसको नहीं, दूसरा एग्जाम्पल करेंगे भाई। कोई बताइए तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग क्या करें, निकाल लें। आप मुझे मक्का, आलू और तंबाकू की बताओ। मक्का, आलू और तंबाकू। मक्का, आलू और किसकी बताओगे, तंबाकू की बता दो। चलो जरा लगाओ फॉर्मूला और बताओ तो मुझे आंसर क्या होगा एक बार। मक्का, क्या मक्का खरीफ में होता है, जल्दी से बताएं मुझे, है भाई। और तंबाकू कब होगा, और पोटैटो कब होगा, जल्दी से आंसर बता दो जरा एक बार मुझे। पहले मुझे लिखकर बताएंगे मक्का, पोटैटो, आलू कौन कौन सी सीजन में होता है। बहुत बढ़िया प्रशांत, तैयारी करिए अच्छे से। एक बच्चे ने आंसर दे दिया मुझे, उदय चौधरी, मोहम्मद, है ना, आसिफ,
गोविंदा सोनकर, सभी लोगों का सही आंसर है। मैं चाहता हूं जिन लोगों ने आंसर अभी तक नहीं दिया है वो लोग भी जरूर आंसर दे दो यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर जो वर्ष लग रहा है मक्का खरीफ में, ये सारे आपके किस में हो जाएंगे, रवि में हो जाएंगे, है ना। वर्ष कितना लग रहा है, एक वर्ष लग रहा है। फसलें कितनी हो गई हैं, 3 फसलें हो गई हैं। एक वर्ष में गुणा 100 कर दिया तो कितने प्रतिशत आ गया, 300% आ गया। हालांकि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत कम एक का देखने को मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मेरा फर्ज था बताना तो मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ जी, एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे मुझे आप लोग। ये है गन्ना, ठीक है ना, गन्ना। और गन्ने के बाद हमने क्या कर दी, गन्ने की ले ली पेड़ी, है ना, रैटून ले लिया। आप मुझे इसका बता दो, एक लास्ट है फिर और आगे की ओर बढ़ जाएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हम्म, बुफरिंग हो रही है क्या, नहीं बुफरिंग नहीं हो रही होगी। तो समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, 200 आंसर आ गया भाई। कितना आंसर आएगा यहां पर, जल्दी से लिख कर बताओ मुझे, क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, आप कहेंगे सर 2 को लिया, कितने वर्ष में लिया, 1 वर्ष में लिया या फिर 2 वर्ष में लिया, लिखकर बताओ पूरा मुझे। आंसर नहीं आ रहे हैं भाई। हम्म, बहुत बढ़िया, शानदार। नहीं अभिषेक कुमार, नहीं, हम क्या करते हैं फसलों को ही लेते हैं। जैसे ज्वार तो हम ले सकते हैं, ज्वार बाजरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। चलिए बढ़ जाएं और आगे की ओर। हम्म, 100 आएगा 1 ईयर में, ठीक है भैया। जिन लोगों ने भी हमें 100 दिया है वो लोग क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम और आगे की ओर। ये आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन घर के लिए दे दूं, ठीक है, कर लोगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे फसल पद्धति के प्रकार की। किसकी बात करेंगे, फसल पद्धति के प्रकार की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, अगर मैं बात करता हूं फसल पद्धति के प्रकार की, तो फसल पद्धति के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। किसकी बात की जाए, फसल पद्धति के प्रकार की बात की जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। एक होता है मोनोक्रॉपिंग, जहां पर मोनोक्रॉपिंग की बात आ जाए, एक वर्ष में सिर्फ एक फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, यानी कि एग्जाम्पल की बात करें, तो आप गेहूं और गेहूं को ले सकते हैं। 2 बार क्या कर लिया वर्ष में, गेहूं गेहूं कर लिया हमने। कहीं कहीं पर तो 3 बार भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, मोनोक्रॉपिंग। अच्छा, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ये बहुप्रकारीय खेती होती है। कैसी होती है, बहुप्रकारीय खेती होती है। अब समझिएगा, टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग में पैरेलल मल्टीपल में पहले समझिएगा, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग, और उसके बाद में आपकी जो होती है इंटर क्रॉपिंग आ जाती है। मैं इनको आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद में सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, जिसमें कि सिक्वेंशियल क्रॉपिंग आएगी, रैटून क्रॉपिंग यानी कि पेड़ी आ जाएगी। फिर डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल, आपका ट्रिपल क्रॉपिंग, और आपकी कौन सी आ जाएगी, क्वाड्रेबल क्रॉपिंग आ जाती है, ठीक है जी। कौन सी, क्वाड्रेबल क्रॉपिंग आ जाती है। जब भी कभी एग्जाम में आए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। मैंने ये सारे के सारे आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक है ना, इसलिए से मैंने इसको सिर्फ उदाहरण के तौर पर आप लोगों को दे दिया है।
ठीक है, ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फसल सघनता आप लोगों की हो गई, मौसम पूर्वानुमान रहेगा कि मौसम का पूर्वानुमान क्या होता है। बेटा एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम लोगों को वही क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ होमवर्क में दे देता हूँ। टेलीग्राम में तुम लोगों ने आज तक कोई आंसर नहीं दिया है ना, तो वो आंसर मुझे दे देना। बेटा तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है ना। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं और सब लोग इस बच्चे का आंसर कहां पर दे देंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप में, और मैं कल आके इस क्वेश्चन को बता दूंगा क्योंकि हमें नया टॉपिक पे भी जाना है भाई। चलिए एक चार, बेटा क्या है तुम्हारा, ज्वार गन्ना पेड़ी और पेड़ी। बहुत आसान लग रहा है ये तो। ज्वार गन्ना, गलत मत दे देना यार, पेड़ी और पेड़ी के बाद में फिर पेड़ी है भाई। कितनी क्रॉपे हो गई यहां पर, पहले तो ये देख लो। चार तो क्रॉपे हो गई, इनमें समय कितना लगेगा जरा बताना एक बार, इस क्वेश्चन को जरा बताना मुझे कितना आंसर आएगा। एक बच्चे का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सोच समझ के बिल्कुल सही तरीके से दे देना है। एक क्वेश्चन मैं आपको क्या करता हूं, होमवर्क में दे देता हूं, गृह कार्य। और कहां पर आंसर दोगे, टेलीग्राम ग्रुप में दोगे। 8 से 11 बजे तक खुलता है, ठीक है ना, 8 से 11 बजे तक खुल जाता है। चलो आते हैं भैया अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या, मौसम पूर्वानुमान। बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे हम लोग, ठीक है जी। क्या करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक चलते जाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझिएगा, लिखेंगे मौसम। अच्छा टॉपिक हमारा क्या है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, पूर्वानुमान। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर, नहीं बेटा आंसर गलत है ये, है ना। सोच समझ के सही आंसर देना, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, सोच समझ कर आंसर देना, होमवर्क में दे दिया इसीलिए मैंने। समझिएगा, देखिए जब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, तो मौसम का जो पूर्वानुमान किया जाएगा, पहली बात तो यह है इसको किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, मौसम विज्ञान के अंदर बात कर ली जाती है। मौसम विज्ञान को हम किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे सर उसको तो हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा जब बात मेट्रोलॉजी की आई है तो दो बातें यहीं पर ऐड करूंगा, आप मुझे बताइएगा मौसम दिवस कब होता है, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है ना, मौसम के बारे में, आप मुझे बताइएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है, यानी कि WMO कहां पर है। इन दोनों बातों के आंसर दो फटाफट से मुझे, बताओ। फिर दो क्वेश्चन आप लोग मुझे और बताएंगे। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, समझिएगा बहुत गौर से और अच्छे तरीके से, ठीक है ना, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं, क्या फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है, तब आप मुझे क्या बताएंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बताओ आंसर। चलो मैं बताता हूं, मौसम दिवस प्यारे दोस्त होता है कब, 23 मार्च को। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, और जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हम कोपेन जी को कहते हैं, किसको कहा जाता है, KOPPEN, क्या लिख देंगे इसको हम, कोपेन लिख देंगे। अगर हम फादर ऑफ मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर किसे कहा जाता है, ल्यूक हावर्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ल्यूक हावर्ड को कहा जाता है। क्या बात सभी लोगों को समझ में आई है, जल्दी से बताओ।
किस नाम से जानते हैं इन्हें? हम ल्यूक हावर्ड के नाम से जानते हैं। अब एक बात का आंसर और दे दो, फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन, और इंडियन के आगे क्या लिखेंगे? एग्रोमेट्रोलॉजी। कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है भाई? वीडियो हमारी परफेक्ट चल रही है ना? एक बार बोलिए फटाफट से सभी साथी। बहुत बढ़िया। मैं भी क्लास चला के देख लेता हूँ, कहीं कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही है। गोविंद कुमार बताएं फटाफट से, है जी? चल रही है हमारी वीडियो सही अच्छे तरीके से? अभिनय बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़े हम और आगे की ओर। यहां तक तो मुझे लग रहा है किसी को भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आप कहेंगे सर उनका नाम है L.A. रामदास। इसे कहा जाता है L.A. रामदास जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बेटा? ये कौन सा आंसर दे दिया तुमने, है जी? ये कौन सा आंसर दे दिया आपने मुझे? चलिए समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मौसम विज्ञान की थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है जी? किसकी बात करेंगे हम? मौसम विज्ञान की पहले थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए मौसम विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? वातावरण आता है। क्या आता है प्यारे दोस्त? वातावरण आता है। हमारे चारों ओर गैसीय आवरण जिसमें जलवाष्प तथा धूल के कण शामिल हैं, उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण कहा जाता है। आगे बात समझ में? उसे हम किस नाम से जानते हैं? वातावरण के नाम से जानते हैं। और वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद में क्या आता है आपका? वायुमंडल। बेटा वायुमंडल की इन्हें अलग लिखना चाहिए था, है ना? नंबर 2 क्या आता है? वायुमंडल। अच्छा वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ गैस का एक संगठन होता है, जिसमें धूल के कण, जलवाष्प भी शामिल होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या दोनों बातों को आप लोग समझ पाए? है भाई? क्या दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई है? बोलिए। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ेंगे और आगे की ओर। अच्छा आगे की ओर तो हम बढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है ना, जानते हैं आप लोग भैया हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा, तो नोट करिएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, एक टेबल बनाइएगा मेरे साथ, ठीक है? एक टेबल आपको क्या करना है? मेरे साथ बना लेनी है। लिखिएगा परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाएगी, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाएगी, ये बता देना। अगर मैं आपसे कहूं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाएगी, तो मुझे ये बता दीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, है ना, धीरे हो रहा है। देखिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो आपको कहीं कहीं पर 78.08 लिखा मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पर आपको 79% मिलेगा। इसके साथ आप जा सकते हैं। क्या मैंने सही लिखा है भैया? ये ऑक्सीजन था, ऊपर नीचे हो गया क्या? ये नाइट्रोजन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। पहले ज्यादा वाली को लिख लेते हैं। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो 78.8 या फिर आपको 79% देखने को मिलेगी, ठीक है?
अगली बात अगर हम करते हैं तो ऑक्सीजन आपको 20.9% मिल जाएगी या फिर 21% लिखी मिलेगी, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं प्यारे साथी, इसकी बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो याद रखिएगा 0.033% देखने को मिलती है। नोट कर लीजिएगा इन सारी बातों को, फिर बढ़ जाएंगे हम और आगे की ओर। ठीक है जी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे कहें कि ऑर्गन गैस कितनी पाई जाती है, तब आप हमें क्या बताएंगे? हाँ भाई, ऑर्गन को हम AR से प्रदर्शित करते हैं और याद रखिएगा 0.93% देखने को मिलेगी। 0.93%। नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे और आगे की ओर। हो गया? अब लिखिएगा कुछ नोट करके। क्या लिखेंगे? नोट। समझिएगा प्यारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, वायुमंडल की ऊंचाई 1600 से 3000 किलोमीटर तक मानी जाती है। पहली बात तो ये लिखो, वायुमंडल की ऊंचाई 1600 से कितने तक मानी जाती है? 3000 किलोमीटर तक मानी जाती है। 3000 किलोमीटर तक मानी जाती है। पहली बात तो ये लिख लो। अगली बात लिखिएगा प्यारे दोस्त, आधा वायुमंडल 6 किलोमीटर यानी कि 18,000 फुट की ऊंचाई से नीचे, जबकि 99% वातावरण पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का मतलब समझते हैं कि ऊंचाई से नीचे की ओर है। नहीं गोविंद, वो वही गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। एक ही पॉइंट यहां पर मैं आपको लिखवाऊंगा। अब समझिएगा वायुमंडल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अगर हम वायुमंडल के वर्गीकरण की बात करते हैं तो PDF में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा, लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। यहीं पर चीजें नोट हैं और आपको क्या करना है अच्छे से समझिएगा। हैंड रिटन नोट्स में आपको PDF मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स को निकलवा सकते हैं। प्यारे दोस्त समझिए, अगर हम वायुमंडल के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण जो हमने किया है वो ऊंचाई के आधार पर किया है। स्टार्टिंग से लेकर हम ऊपर तक जाएंगे प्यारे दोस्त, और वहां से आपको क्या हो जाएगा, चीजों का पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है कौन सा, क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। क्या है ट्रोपोस्फेयर? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली संस्तर, यानी कि जो सबसे निचला संस्तर है उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ दी जाती है 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर है। भूमध्य सागर रेखा के पास कितनी है? 16 किलोमीटर है। अब आपको यह जानने की अभी आवश्यकता नहीं है कि भूमध्य क्या है और आपका ध्रुव क्या है। इसको छोड़िए, बस बातों को आप क्या करिएगा, समझिएगा। जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर ये चीजें भी आपको समझाऊंगा। कुल वायुमंडल का 3/4 भाग इसी में पाया जाता है। मौसम संबंधी बदलाव इसी स्तर में होते हैं, इसीलिए इसे मौसम परिवर्तन का संस्तर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम परिवर्तन का संस्तर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर ये कहा जाता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहा जाता है इसको? क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगली बात समझो,
इस संस्तर में 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ 6.5 यानी कि 6.5 डिग्री तापमान क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। बढ़ेगा नहीं तापमान, घटना शुरू हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है सर, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है और जो हमारा लेप्स रेट यानी कि जो आपकी जो गिरावट दर होती है उसी को कहा जाता है। जब तापमान गिरेगा तो उसी को हम गिरावट दर कह देते हैं, याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। क्षोभ मंडल या समताप मंडल के मध्य की परत को किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म जलवायु इसी संस्तर में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है जी, जो सूक्ष्म जलवायु होगी वो इसी संस्तर में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इस संस्तर की तो जो औसत तापमान रहता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जो प्रारंभ में तापमान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है ये, प्रारंभ में जो तापमान देखने को मिलेगा वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा और जो ऊपरी सीमा का तापमान होगा वो लगभग 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है जी, अगली बात प्यारे दोस्त अगर हम करते हैं, ठीक है, देखिए कुछ चीजें तो आपको समझनी ही है। अब जरूरी थोड़ी ना मैं हर चीज यहाँ पर लिख के ही बताऊं। अगर मैं लिख के बताऊंगा तो कितना लंबा समय लगेगा और कब तक हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, थोड़ा ये सोचो। बाकी सारी चीजें मैं आपको लिख कर ही बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें यहाँ पर मुझे पीडीएफ से ही पढ़ाने दो। देखिए जहां पर मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं वहां पर आप नोट्स मत बनाइए, आपको क्या हो जाएगा 6-7 घंटे के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। तुम्हें सिर्फ लिखते ही थोड़ी ना रहना है, आपको 5-6 घंटे के अंदर नोट मिल जाएंगे। नोट्स 5-6 घंटे के अंदर 3-4 घंटे के अंदर मिल जाते होंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स, उससे आप लोग पढ़िए। ठीक है ना, अपनी राइटिंग स्किल अलग रखिए, आप लोग सिर्फ नोट्स मत बनाते रहिए। ठीक है, 56.5 56.5 लिखा हुआ है। ठीक है, और 56.5 में भी आपको क्या करना है, माइनस याद रखना है। देखो ठीक है ना अभिनय भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। नंबर 2 की बात करते हैं तो होता है समताप मंडल। ठीक है, थोड़ा बहुत पीडीएफ का प्रयोग करने दो ताकि हम सिलेबस को भी थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलें। देखिए मैं जानता हूं कि अगर मैं लिखवाऊंगा तो आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ नोट्स ही थोड़ी ना बनाना है, चीजें आपको समझना है। ये दोबारा भी तो पढ़ोगे ना आप, तो आप अपने नोट्स से बनाइएगा। ठीक है ना, समताप मंडल नंबर 2 पर आता है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये क्षोभ मंडल के ऊपर का संस्तर होता है, यानी कि क्षोभ मंडल जो होगा उसके ऊपर का जो संस्तर होगा वो क्या कहलाएगा, समताप मंडल कहलाएगा, जिसकी ऊंचाई आपको 14 से 40 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। कितनी, 14 से 40 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। इस संस्तर में ओजोन परत 15 से 30 किलोमीटर में पाई जाती है। इसी संस्तर में आपको क्या देखने को मिलती है, ओजोन परत। और एक बात बताइएगा, ओजोन दिवस कब होता है? ओजोन दिवस आप कहेंगे सर 16 सितंबर को होता है। कब होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, 16 सितंबर तक होगा। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। जिसमें ओजोन परत आपको देखने को मिलेगी। ओजोन परत करती क्या है, जो सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, जिससे अब ऊंचाई के साथ तापमान घटने की वजह बढ़ना शुरू हो गया है, ये अथवा लगभग स्थिर हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। समताप मंडल व मध्य मंडल के मध्य की परतों को क्या कहा जाता है, स्टार्सो प्लस कहा जाता है। ठीक है ना, समताप में किसी भी तरह की मौसम संबंधी घटना का बदलाव नहीं होता है, यानी कि इसमें वायुयान आदि नहीं चलाए जाते। प्रारंभिक तापमान कितना होगा, -56.5 डिग्री हो जाएगा और ऊपरी सीमा का जो तापमान रहेगा वो -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक है, हाँ बस तीन चीजें पीडीएफ से और समझनी, बाकी तो मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अगली बात समझिएगा। अगला आता है मध्य मंडल। ठीक है ना, कौन सा मंडल आता है, मध्य मंडल। देखो
मध्यमंडल में क्या है, यह समताप मंडल के ऊपर का संस्तर होता है। इसकी जो ऊंचाई होगी वो 50 से 80 किलोमीटर होगी। इस संस्तर में ओजोन परत नहीं पाई जाती है, इसीलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बहुत बढ़िया। मध्यमंडल व बाह्यमंडल के बीच में होगा तो इसको हम मीजोपेस के नाम से जान देते हैं, ठीक है ना, मीजो कह देंगे भाई क्योंकि बीच में है। और प्रारंभ में तापमान कितना होगा, -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपरी सीमा का होगा -86.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -86.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इसी तरीके से बिंदु बनाकर आपको लिख देना है। बस एक लास्ट बात और समझ लेना प्यारे दोस्त, तापमंडल की, ठीक है ना, जिसे हम तापमंडल बोलते हैं। तापमंडल यह मंदमंडल से लेकर लगभग 8000 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस मंडल में शॉर्ट वाइव यानी कि विकिरण जो हमारी आयनिक ऑक्सीजन होती है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एन द्वारा तापमान का अधिक अवशोषण होगा, यानी कि एन का मतलब नाइट्रोजन हो गया। इसीलिए तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने लगता है। इसी मंडल में हाली और गर्म गैसें पाई जाती हैं, ठीक है ना, यहीं पर गर्म गैसें पाई जाती हैं। प्रारंभ में तापमान -86.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपरी सीमा का 1200 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस यहां तक आपको पीडीएफ से पढ़ाना था। अगली बात समझिएगा प्यारे दोस्त, है ना। हाँ अब आपका आता है बाह्यमंडल। अब बाह्यमंडल क्या होता है ये जान लो। नंबर 5, कौन सा मंडल, वायुमंडल। अच्छा, वायुमंडल को पता है किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे सर एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब मेरे साथ साथ में आप लोग क्या करिए, नोट करते रहिएगा। एक्सोस्फीयर, इसके बारे में सिर्फ 2 बातें आप लोगों को जाननी है। पूछो क्या। प्यारे साथी, यह तापमंडल से लेकर लगभग 1600 से 3000 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह तापमंडल जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं ना, मंडल, कौन सा मंडल, तापमंडल से लेकर, पता है कितना, आप कहेंगे गुरुजी 1600 से 3000 किलोमीटर तक पाया जाता है। 1600 से 3000 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है जी। एक बात और याद रखिएगा, इसका जो तापमान होता है बहुत ज्यादा होता है। कितना होगा, 1200 सेंटीग्रेड, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, 1200 सेंटीग्रेड। प्रवीण यादव, तुम सिर्फ कमेंट करने में बिजी हो या फिर कुछ लिख और पढ़ भी रहे हो। सबसे ज्यादा कमेंट्स तुम्हारी ही हैं। कमेंट मत कर मेरे भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे दो है ना, क्योंकि कमेंट्स तो काम में नहीं आएंगी, पढ़ाई ही काम में आएगी लिखिएगा तापमान कितना हो जाएगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या इतने डिग्री तापमान में किसी व्यक्ति का जीवन जीवित संभव है क्या, आप कहेंगे नहीं सर। चलिए अब बात करते हैं कि मौसम क्या होता है ना। मौसम और जलवायु क्या होती है ये समझो, कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से, देखो। वेदर क्या होगा और क्लाइमेट क्या होगी, साथियों समझिएगा। हाँ जी। ठीक है, सभी की कमेंट्स आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लेना भाई मौसम की अगर मैं बात करता हूं, आप कहेंगे सर वातावरण में होने वाली अल्पकालिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। अल्पकालिक का मतलब समझते हो, जो यानी कि कुछ समय तक के लिए। अल्पकालीन पर्वतों को, परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है।
क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मौसम कह देते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है जलवायु की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो प्यारे साथी याद रखिएगा, मौसम लंबे समय की औसत, यानी कि मौसम के लंबे समय की औसत जलवायु कहलाती है। देखिए, मौसम का लंबा होना इस तरीके से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वही मौसम के लंबे समय की औसत जलवायु को। लंबे समय की औसत जलवायु कहलाती है। बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी थी। दोनों बातों में अंतर है, एक जैसी बातें नहीं है ये। ठीक है, याद रखिएगा जलवायु जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, क्या बात है। और जलवायु आपको दो प्रकार की देखने को मिलती है, ठीक है ना? एक माइक्रो और दूसरी मैक्रो। ठीक है, कौन कौन से प्रकार की है देखो। एक होगी बेस्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो क्लाइमेट। और दूसरी कौन सी होती है? MACRO, यानी कि मैक्रो क्लाइमेट। दोनों में अंतर क्या है? एक को क्या कहा जाएगा? व्यष्टि, और एक को क्या कहा जाएगा? समिष्टि। देखिए, पृथ्वी के जो समीप जलवायु है, जहां पर पादप, पौधे और जंतु निवास करते हैं, वो कौन सी हो जाएगी? व्यष्टि जलवायु या फिर सूक्ष्म जलवायु कहा जाता है उसे। ठीक है जी, फिर से बता देता हूं। पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु, पृथ्वी के समीप जहां पौधे हों और साथ में क्या हों? जीव जंतु हों, वो माइक्रो क्लाइमेट होगा। अगर मैक्रो की बात आती है तो आप कहेंगे सर ये पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर ऊपर तक विद्यमान होती है। कुछ मीटर ऊपर तक विद्यमान होती है। नोट कर लीजिएगा, क्या है ये? क्लाइमेट है। अगली बात करते हैं। नोट हो गया तो हाँ लिख दीजिएगा। बढ़े और आगे की ओर, बोलिए। वायुमंडल में एक चीज आपको और नोट कर लेनी है, पूछो क्या? यार दोस्त, वायुमंडल जो है, वायुमंडल की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई होती है उसे हम एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। ये आपको बताना था, मुझे याद नहीं आ रहा था। वायुमंडल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या कहलाती है? एल्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है जी,
क्या कहलाएगी मेरे प्यारे भाई बहनों? एल्टीट्यूड कहलाएगी, याद रखिएगा। एल्टीट्यूड ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है जी। हिंदी में भी लिख लो, एल्टीट्यूड। कहलाती है। डन। बढ़ेंगे और आगे की ओर। बहुत बढ़िया, बढ़ जाएं और आगे की ओर। अब बात करते हैं मौसम की भविष्यवाणी की, ठीक है। चलिए देखिएगा। देखिए भाई, अगर हम मौसम की भविष्यवाणी की बात करते हैं, यहां पर शब्दों को सिर्फ समझना है ना। मौसम की भविष्यवाणी जो है वो कृषण कार्य तथा फसल की योजना बनाने के लिए उपयोगी होती है। भाई मौसम की भविष्यवाणी क्यों की जाती है? पता चले आज आपने गेहूं की बुवाई कर दी, है ना, या फिर धान की बुवाई कर दी और इतना पानी बरस गया कि सब डूब गया, और डूबने के बाद में जो धान की आपने रोपाई की थी वो सब उखड़ उखड़ कर बहे जा रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, नुकसान ना होने पाए इसीलिए हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। देखिए मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो 24 घंटे के लिए लगाया जाता है। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे, यानी कि एक दिन के लिए लगाया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी जो की जाती है प्यारे दोस्त, वो 3 प्रकार से की जाती है, अल्प, मध्यम और दीर्घ। अल्प, मध्यम और दीर्घ 3 प्रकार से की जाएगी। हिंदी में क्या बोलेंगे दोनों को? अच्छा बेटा, किसके हिंदी बाबू पूछ रहा है? इसको बोलेंगे व्यष्टि, लिख लो व्यष्टि। मैं सोच ही रहा था कि कोई ना कोई ज्ञानी प्राणी तो आएगा। वृष्टि जलवायु। और इसको बोलेंगे समिष्ट जलवायु। समिष्ट जलवायु, ठीक है भैया। कौन था? आ अभिनय भाई, ठीक है जी, लिख लो। हाँ भाई, डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें समझ में आनी ही चाहिए। तो मैंने क्या बताया, हमारी जो कृषि कार्य के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 3 प्रकार से हम इसको देखते हैं, समझिएगा कौन कौन से प्रकार। एक तो होती है अल्प अवधि की। तो अल्प अवधि का जो होगा मैंने आपको बताया 24 घंटे के लिए होगा। अल्प अवधि की जो होंगी वो कितने घंटे के लिए होंगी? 24 घंटे के लिए की जाती है। यह भविष्यवाणी दिन में 2 बार की जाती है, यानी कि एक दिन में कितनी बार? 2 बार की जाएगी, ठीक है सर। यह भविष्यवाणी स्थानीय मौसम केंद्र के द्वारा की जाती है। जैसे आप मान के चलिए बरेली में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ में क्या मौसम का केंद्र एक बना हुआ है, वहीं से क्या कर दी जाएगी, इसकी भविष्यवाणी कर दी जाएगी कि आज लखनऊ के अंदर 24 घंटे के अंदर इतनी मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? मौसम की भविष्यवाणी के नाम से जाना जाता है। 25 किलोमीटर के दायरे में एक स्वचालित स्थानीय मौसम स्थापित होते हैं, यानी कि 25 किलोमीटर का दायरा होता है। यह योजना 2010 से प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। यह भविष्यवाणी अंतः कृषि क्रियाओं को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी कि अगर आपको भविष्य, कल आपको काम करना है और पता चल जाए कि बारिश बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, तो आप करोगे क्या? नहीं करोगे। इसीलिए ये महत्वपूर्ण होती है। अब बताओ इसमें मैं लिखकर क्या बताता कि आपको अलग से समझ में आ जाता, है ना। बस मैं धीरे लिखता, धीरे चलते हम, यहां पर हम थोड़ा स्पीड में चले आए। बातें सिर्फ आपको समझनी होती हैं, ठीक है ना। बातें आपको क्या करनी होती हैं प्यारे दोस्त? समझनी होती हैं, है ना। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पर जो आएगा वो आता है मध्य अवधि पूर्वानुमान। मध्य अवधि जो पूर्वानुमान होगा प्यारे दोस्त, वो 3 दिनों से 10 दिनों के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों से 10 दिनों के लिए लगाया जाएगा। अक्षित कुमार यादव।
बताइएगा, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया बात को? ये रही अगली बात, मध्य अवधि पूर्वानुमान, है ना। मध्य अवधि पूर्वानुमान क्या है, इस बात को समझिएगा। द फेयर कॉस्ट इज मेड फॉर 3 to 10 days, यानी कि 3 से 10 दिनों के लिए है। और ये कहां से आपको पता है की जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। आप कहेंगे सर नोएडा में एक केंद्र बना हुआ है मौसम पूर्वानुमान का, उसके द्वारा की जाती है। सप्ताह में 2 बार की जाएगी, मंगलवार और शुक्रवार को जारी की जाती है, ठीक है ना। मंगलवार और शुक्रवार को की जाएगी, याद रखिएगा। देखिए लिखा भी होगा, यह भविष्यवाणी 3 से 10 दिनों के लिए की जाती है। यह मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जाए। यह सप्ते में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को होगी। यह भविष्यवाणी बुवाई व गहाई की योजना बनाने के लिए की जाती है। बुवाई अगर आपको करनी है तो बुवाई से पहले यह भविष्यवाणी हो जाएगी, आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है भैया। एक बच्चा हमसे पूछ रहा है सर कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बेटा तुम्हें इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है? यही सब बातें जाया करती हैं कि तुम्हारा दिमाग पढ़ने में है ही नहीं, है ना। तुम्हारा दिमाग बस खुरापातों में लगा हुआ है कि आपने ये नहीं बताया, ये नहीं किया। जो समझा रहा हूं वो तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो, है ना। यादव जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा सिलेक्शन इस बात पे निर्भर करता है क्या कितने बच्चे यहाँ पर लाइव हैं? अजीब तुम इंसान हो यार, हैं। किसी भी बच्चे का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितने बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन हैं। अच्छा तुम आंकड़ा लगाना चाहते हो कि यहाँ पर कितना पैसा कमा लिया गया है, इस सब टाइप का तुम्हें लगाना है क्या? है भाई प्रवीण, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, पढ़ाई कर लो यार, तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ, है ना। समझिएगा प्यारे दोस्त, भविष्यवाणी जो यहां पर की गई वो बुवाई और गहाई के लिए की जाती है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं, ये लंबी अवधि के लिए होती है। सर लंबी अवधि के लिए मतलब क्या है? बहुत ज्यादा लंबी अवधि के लिए होगी? नहीं भैया, पढ़ो अच्छे तरीके से। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो लंबी अवधि वाली होती हैं वो ऋतुओं के लिए जारी की जाती हैं, जैसे रवि के लिए कर दी, खरीफ के लिए कर दी और जायद के लिए कर दी। देखिए लंबी अवधि के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो यह एक ऋतु अथवा मौसम के लिए जारी की जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ऋतुएं कौन सी? शरद हो गई, वर्षा हो गई। अगली बात समझिएगा, यह भविष्यवाणी भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कहां पर है आप मुझे लिखकर बताइएगा। यहां पर तो लिखा ही हुआ होगा, मुझे यहां पर लग रहा है ना। IMD मौसम भवन नई दिल्ली के द्वारा जारी की जाती है। बेटा मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं बस ये चाहता हूं तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में लगे, और पढ़ाई छोड़कर तुम्हारा दिमाग सब में लगा हुआ है ना। अगली बात समझो, तुम पर्सनल मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, यहां पर बातें मत करो, है ना। बच्चों का भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी कमेंट मुझे देखनी तो पड़ेगी जब सामने बार बार आ रही है तो। मैं इग्नोर करता नहीं हूं क्योंकि मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है ना। यह भविष्यवाणी कृषि की दीर्घकालीन योजनाओं के लिए उपयोगी होती है, जैसे कि फसल योजना बनाना। अगर आपको कोई फसल योजना बनानी है, सर फसल योजना का मतलब क्या है? आपको पिपरमेंट उगाना है, मान के चलो आपको क्या उगाना है? पर पिपरमेंट उगाना है, और पिपरमेंट के लिए पता है आपको समय पर सिंचाई, समय पर घास निकालना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान के चलो आपने पिपरमेंट की बुवाई करनी है और बुवाई करने के 2 दिन बाद भयंकर वर्षा हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मूंगफली की बुवाई करनी है, नुकसान हो गया। आपको गेहूं की बुवाई करनी है, ठंड के समय पर होती है, और ठंड में बरसात हो जाए नुकसान कर जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है प्यारे दोस्त, यह भविष्यवाणी कृषि को दीर्घकालीन योजनाओं के लिए उपयोगी होती है, जैसे कि फसल योजना बनाना। अगली बात समझिएगा, इसमें से सर्वाधिक विश्वसनीय भविष्यवाणी अल्पकालीन अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है। और अल्पकालीन कितने समय के लिए होता है? जो मात्र 24 घंटे के लिए होती है। कितने घंटे के लिए होती है? मात्र 24 घंटे के लिए होती है, ठीक है।
क्या बात को सभी लोग समझ पाए हैं? चलिए आगे बढ़ जाएं। समझिएगा मौसम के अनुकूल अवस्थाएं कौन कौन सी मौसम के अनुकूल अवस्थाएं हैं। एक बार इसको देखिएगा। तुम पूछ ही क्यों रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना। मत पूछो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम यहाँ सिलेक्शन लेने आए हो, है ना। राजनीति नहीं करो, सिर्फ अपने सिलेक्शन पे ध्यान दे दो। ठीक है भैया। मौसम के अनुकूल अवस्थाएं, मौसम के अनुकूल अवस्थाओं का मतलब क्या है कि ऐसी अवस्था हो जाए कि हमारे लिए उत्पादन लाभकारी हो, ना कि हानिकारक हो। पता चले हमने ऐसे मौसम में अपनी फसल को बो दिया कि हमें फायदा हो ही नहीं रहा है, फसल जब भी हम बो रहे हैं नुकसान हो जा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा किसान बड़ा परेशान रहता है कि यार जब भी मैं फसल बुवाई करता हूं तो कभी बरसात हो जाती, कभी पता चले सूखा ही पड़ जाए, है ना। तो ये बड़ी टेंशन वाली बात होती है। सबसे बड़ा जो प्रभाव है कृषि में, आप जानते हैं, वो मौसम का ही पड़ता है। कृषि में जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो किस में पड़ता है? मौसम का ही पड़ता है। देखिए मौसम के अनुकूल की जो अवस्थाएं हैं, समझिएगा मौसम अथवा वातावरण की ऐसी अवस्था है जो कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे मौसम के अनुकूल अवस्थाएं कहते हैं। जैसे कि आपका प्रकाश हो गया, चलो प्रकाश को देखते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए प्रकाश, तापमान, आर्द्रता तथा भूमि की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश ही होता है, क्योंकि प्रकाश क्या करता है? नमी को खत्म कर देता है। ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रकाश संश्लेषण में के द्वारा ही तो निर्माण होगा इसका, भोजन का। प्रकाश अवधि दीप्ति कालिता, सर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखो भैया, इसको क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे सर लाइट पीरियड कहा जाएगा। ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? लाइट पीरियड के नाम से जानते हैं। समझिएगा प्यारे दोस्त, अगर हम लाइट पीरियड की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ लाइट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लॉवरिंग, क्या है आपका? फ्लॉवरिंग इन प्लांट इज कॉल्ड लाइट पीरियड। समझे बात को? पौधों में पुष्पन के लिए जितने प्रकाश काल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? लाइट पीरियड कहलाता है। नहीं समझे मेरी बात को? कोई प्लांट है, उस प्लांट को पुष्पन यानी कि उसके फ्लावरिंग के लिए जितना प्रकाश की आवश्यकता होती है, डेट इज कॉल्ड एज लाइट पीरियड। अगली बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट। है भाई, अगर हम बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन से होते हैं? चलो आप कहेंगे सर यहां पर शॉर्ट डे प्लांट का कॉन्सेप्ट आपने क्यों लिया? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हम प्रकाश की अवधि के आधार पर बात कर रहे हैं। तो लघु दिवस में कौन सा आ जाएगा? मूंग, उड़द, चंबला, ज्वार, बाजरा, ग्वार, सेम, मूंगफली आदि। ठीक है ना। और उसके बाद में जब दीर्घ की बात करते हैं, जो लॉन्ग डे प्लांट हैं, तो आप कहेंगे सर गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों है, जौ है, मसूर है, प्याज है, लघु आपका लहसुन, बरसिया आदि है। मध्यम दिवस में कौन सा आ जाता है? गन्ना इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और डे न्यूट्रल मैंने आपको बताया ये कल वाले ही हैं, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, कद्दू वर्गीय। धान की जाया तथा पद्मा किसमें? दिवस निष्प्रभावी, यानी कि इन पर दिनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। खेती योग्य मक्का दिवस निष्प्रभावी होते हैं। ठीक है जी, इस बात को भी आप लोग क्या करेंगे? याद रख लेंगे। अगली एक बात और बचती है मौसम की प्रतिकूल। एक होता है अनुकूल, दूसरा होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल में नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। अनुज प्रताप, हाँ भाई, जब कैम का प्लांट आएगा ना तो वहां पर हम लोग इसकी बात कर लेंगे। अभी हमारा टॉपिक से भटकना नहीं है, हमें टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। पढ़ने के बिल्कुल तरीका यही होता है। अब तुम लोग वो वनडे एग्जाम वाली हरकतें करना छोड़ दो यार, सीरियस हो जाओ। एलटी ग्रेड इतना आसान नहीं है, सिर्फ 14 वैकेंसी हैं, आप जानते हो। आपको अगर अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है ना तो बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ाई कर लो यार। बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है। एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, तुम्हारी सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। वरना जीवन भर आप जानते हैं क्या पढ़ना ही है क्या? नहीं यार, लाइफ भी तो एंजॉय करोगे, शादी करोगे, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, माँ बाप की सेवा करोगे, नहीं करोगे? कैसे करोगे? ऐसे ये कमेंटबाजी करके? नहीं, मेहनत करनी है, जॉब लेनी है। ठीक है। और सभी लोगों से कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। चलिए, ये एग्जाम्पल मैंने कल आपको बता दिए थे, तो परेशान नहीं होना है।
देखो, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? एक होता है अनुकूल जो हमें फायदा करेगा, एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल क्या करेगा भैया? नुकसान ही करेगा। तो मौसम की ऐसी दशाएं जो फसल उत्पादन पर नुकसान कर दें वो क्या कहलाती हैं? प्रतिकूल दशाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी भाई? प्रतिकूल दशाएं कहलाएंगी। देखिए लिखा भी होगा, मौसम की ऐसी दशाएं जो फसल उत्पादन के विपरीत प्रभाव डालती हैं उसे मौसम की प्रतिकूल दशाएं कहते हैं। जैसे कि पाला, जिसे हम तुषार कह देते हैं। प्यारे दोस्त, वातावरण में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने पर बर्फ की हल्की परत जम जाती है। आपने देखा होगा ना, हल्की सी फुहार टाइप की गिरती है, तो क्या होता है? बर्फ जम जाती है, जिसे पाला कहते हैं। पाला जमने के कारण पादप की जो यानी कि जो प्लांट की कोशिकाएं होंगी, उनके जो साइटोप्लाज्म, उनके जो जीव द्रव्य होंगे वो जम जाते हैं, जिससे कि जीव द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है तथा कोशिका झिल्ली क्या हो जाती है? फट जाती है। और जब कोशिका झिल्ली फट जाएगी प्लांट की, तो फिर हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट मुरझा जाएगा। कितनी बढ़िया बात लिखी हुई थी यहां पर, है ना? और पाला सबसे ज्यादा नुकसान किसे करता है? आप कहेंगे सर टमाटर और पपीता को नुकसान करता है पाला। किसको नुकसान करेगा? टमाटर और पपीता को क्या करता है? पाला नुकसान करता है। चलिए, पाले से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली किस फसलें जो हैं वो पपीता, टमाटर, सरसों तथा धनिया होता है। कौन सा? धनिया होता है। ठीक है जी। अब एक बात मुझे बताइएगा, अगर हम पाले से बचाव की बात करें तो पाले से हम बचाव कैसे करते हैं? लिखो जरा। अगर हम आपसे कहें कि हमें पाले से बचाव करना है, प्रवीण जी बताएं पाले से बचाव कैसा होगा? देखा होगा पाले से बहुत ज्यादा सब्जियां खराब होती हैं। अनुज, डॉक्टर सुमंत गौतम जी बताइएगा। अभिनय, बताएं। अश्रित कुमार, गोविंद, अंशिका, आंसर करो फटाफट से। देखिए, बहुत सारे बच्चे आंसर करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप कहेंगे सर हम पौधों को हम छोटे पौधों को टटियों से ढक देते हैं, छोटे पौधों को ढक दिया जाता है। लिखिएगा, छोटे पौधों को ढांकना, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? हम धुआं कर देंगे। कितने लोग बता रहे थे धुएं वाले कितने हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या कर देंगे? खेत में धुआं धुआं कर देंगे भैया, ठीक है ना? क्या कर देंगे? धुआं कर देंगे, जिससे कि आपको जो आपका पाला होगा वो हटेगा। धुआं करते हैं। अगली बात एक और समझ लो। क्या? आप कहेंगे सर हम सिंचाई कर देते हैं। बहुत बढ़िया, धुआं कर देंगे। अभिनय, प्रदीप, रवि, सुनीता, विजय सिंह राणा, अविनाश, पुलकित, ऋतिक, अवनीश, ललित, सेवली, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर किया। बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर हम विद्युत हीटर का भी प्रयोग कर लेते हैं। इसका? विद्युत हीटर का भी हम कर लेते हैं क्या? प्रयोग। अगली बात एक और, अब जानते हो 0.1% गंधक का छिड़काव कर देते हैं। क्या कर दिया जाता है? गंधक का छिड़काव कर दिया जाता है। तो मौसम के पूर्वानुमान से जितनी भी चीजें आपके लिए बेस्ट हो सकती थी वो सारी की सारी प्यारे दोस्तों आपके सामने आ चुकी हैं। बस यही आप लोगों का टॉपिक था मेन। अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ? यहां तक हम लोग बिल्कुल आराम से चले आए हैं और आप लोगों ने चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। मैंने एक तरीका और अपना लिया है आपको पढ़ाने का। कुछ मिसलीनियस चीजों को हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। यह है कुछ मिसलीनियस। अगर आपसे पूछा जाए ICGEV कहां पर है, तब आप क्या बताएंगे? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, आप कहेंगे सर नई दिल्ली में है। अगर मैं IVPGR की बात करता हूं, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इटली में है। इंटरनेशनल की बात हो रही है, याद रखिएगा 1974 में स्थापना हुई थी।
MI इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट डेगाना श्रीलंका में है। AVRDC एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ, ताइवान में है। IITA कहाँ पर है, इंटरनेशनल ट्रेन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये नाइजीरिया में है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण दिवस को, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को, है ना, इसी तरीके से निपटाते हुए चलेंगे। चलिए, सभी लोग बात को समझ पाए हैं क्या? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा एक बार, बोलो। आज हमने काफी सारा पढ़ लिया है प्यारे दोस्त, है ना। बताएं, बढ़े और आगे की ओर। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखा जाए या और पढ़ना है आप लोगों को? बोलो भाई। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी आप लोगों को आज पढ़ाया है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कमेंट्स थोड़ा सा दूर एलईडी लगी है तो देखने में दिक्कत होती, चश्मा भी लाना मैं भूल गया, तो फ़ोन में कमेंट्स देख रहा था आप लोगों की, है ना। पर फ़ोन में कमेंट्स नहीं दिखती हैं, एक दूसरे की कमेंट आप लोग नहीं देख सकते हैं, सामने से ही दिखती हैं। चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर आज के लिए इतना रखेंगे। पीडीएफ वगैरह आपको ठीक से मिल जाती है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई? अगर दिक्कत हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं सारी दिक्कतें दूर करवा दूंगा, ठीक है। जितने भी साथी लाइव हैं सभी लोग फटाफट से एक बार मुस्कुरा दीजिए, जो लोग क्लास को बाद में देखेंगे वो लोग भी मुस्कुराइए। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी है सभी लोग आज के टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करते हैं। आज हमारा मौसम पूर्वानुमान खत्म हो गया, कल संडे, कल हमारी क्लास नहीं होगी, सीधे मंडे को हमारी क्लास होगी। जितना पढ़ाया है उसको प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।